नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। कोरोना महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ शवों का अंबार है। व्यवस्था ठीक करने के नाम पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए। अस्पताल की कुव्यवस्था से लोगों ने दम तोड़ दिया। शमशान घाटों में लंबी कतारें हैं। कब्रिस्तानों का हाल भी वैसा ही है। अब लाशें नदियों में बह रही हैं। 2000 से ज़्यादा लाशें नदियों में बह रही हैं। जानवर खा रहे हैं उन लाशों। दूसरी ओर अब सरकार की नींद खुली है और वैक्सीनेशन का दौर जारी है। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन जो किया जा रहा है उसमें आखिर जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो कौन कौन कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो टीकाकरण है वो सिर्फ अमीर और शिक्षित लोगों के लिए है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो गांव में रह रहा है, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। उनको आखिर जागरूक कैसे किया जाएगा, उनको वैक्सीनेशन उनका कैसे होगा, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो क्या ऐसा माना जाए कि जो गरीब लोग हैं या एक बड़ा तबका जो गांव में बसता है उसे सरकार ऐसे ही मरता हुआ छोड़ देगी, उसे वैक्सीनेशन से दूर रखा जाएगा? क्या वैक्सीनेशन सिर्फ अमीरों के लिए है, सिर्फ शिक्षित लोगों के लिए है, ताकि जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं वो शिक्षित वर्ग के लोग ही हैं, वो अमीर वर्ग के लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं? गरीबों को इनसे कोई मतलब नहीं है, वो इतने जागरूक नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ सके। तो क्या सिर्फ उन्हें देकर सरकार अपने पक्ष में कर लेगी और फिर सत्ता में बैठने का रास्ता साफ हो जाएगा? तो क्या गरीबों को ऐसे ही वैक्सीनेशन से दूर रखा जाएगा? सरकार की नीति क्या ऐसी हो गई है कि गरीबी को नहीं हटाना है, गरीबों को हटा देना है? हालात वही दिख रहे हैं। इसी को लेकर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ कवि और पत्रकार होंगे। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पत्रकार और एक अच्छे कवि भी हैं, अंचित पांडे, वो जुड़ेंगे। साथ ही द पीपुल वॉइस के पत्रकार हैं अनिल द्विवेदी, वो जुड़ेंगे, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर जानकारी लेंगे कि आखिर क्या लोगों को ऐसे ही मरता हुआ छोड़ दिया जाएगा या सरकार के पास इसका कोई ब्लूप्रिंट है, सरकार ने कोई ठोस कदम इस ओर उठाया है? क्या लोगों को बाद में जागरूक किया जाएगा? अभी सिर्फ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो शिक्षित और अमीर वर्ग के लोगों के लिए है। बाद में कोई नई गाइडलाइन जारी की जाएगी और गरीबों को भी इससे लाभ मिलेगा या गरीबों को ऐसे ही मरता हुआ छोड़ दिया जाएगा? तो हम डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद हर ओर सिर्फ तबाही नजर आई। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर सिर्फ चीख पुकार मची रही। हाल ये रहा कि अस्पतालों में मरीज इलाज के अभाव में मरते रहे और कई जगहों पर ऑक्सीजन और दवा नहीं मिलने पर मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और लॉकडाउन लगाया गया। वहीं अब कोरोना का टीकाकरण भी किया जा रहा है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन टीकाकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने से होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही लोगों को टीका लग सकेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गांव में रहने वाले लोग जिनके पास ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा नहीं है, उनका टीकाकरण कैसे होगा और क्या सरकार ने इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी की है? अगर नहीं तो क्या तानाशाह सरकार सिर्फ अमीरों और शिक्षित लोगों को ही टीका लगवाएगी और क्या गरीब और अशिक्षित लोग इससे वंचित रह जाएंगे? क्योंकि इस ओर सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और इसको लेकर कोई गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि सरकार गरीबों को कोरोना के टीके से वंचित रखेगी और उन्हें टीके का लाभ नहीं दिया जाएगा? वहीं दूसरी ओर कोरोना के टीके को लेकर लोगों में वहम भी है कि टीकाकरण से उन्हें बीमारी हो सकती है और उनकी जान भी जा सकती है। तो क्या सरकार उनको जागरूक करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है या नहीं? अगर नहीं तो क्या ऐसे भ्रमित लोगों को सरकार द्वारा ज्यादा भ्रमित किया जाएगा और इसी बहाने सरकार टीके की बड़ी खेप बचाने की फिराक में है? और क्या इन बचे हुए टीके को फिर से विदेशों से बेच दिया जाएगा और सरकार ये कहकर पलड़ा झाड़ देगी कि लोग भ्रमित हैं और टीका दिलाने से मना कर रहे हैं? जिस तरह से वैक्सीनेशन अभी हो रहा है, ऑनलाइन अप्लाई उसके लिए किया जा रहा है, तो जो लोग गरीब तबके के हैं या जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या इतनी समझ नहीं है कि वो कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, क्या सरकार की तरफ से उनको जागरूक करने के लिए आपके पास कोई गाइडलाइन आई है? कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आया है और इसके लिए जो है BDO साहब को और ग्राम सेवक, सचिव, सेक्रेटरी, उनको गाइडलाइन देना चाहिए। मुखिया, सरपंच हो या वार्ड सदस्य हो, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए कि किस तरह से हो। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कैसे करेंगे? पढ़े लिखे तो कर ही नहीं पा रहे हैं।
और मूर्ख आदमी कहाँ से करेंगे? क्या सिर्फ पढ़े लिखे ही लेंगे वैक्सीन? मूर्ख नहीं लेंगे। इसके लिए भी कुछ उपाय सोचना चाहिए वीडियो साहब को, या ऊपर के पदाधिकारी डीएम सर हो या कोई भी पदाधिकारी हो, उनके बारे में सोचना चाहिए। जो मूर्ख लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो वैक्सीनेशन को लेके उनके अंदर एक वहम भी है, भ्रमित भी हैं वो, कि शायद वो वैक्सीन दिलवाएंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ बीमारी हो जाएगी, यहाँ तक कि वो मर भी जाएंगे, ऐसा भी भ्रम है। तो इसके प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए और इसके लिए क्या कर रही है सरकार? इसके लिए तो अभी तक सरकार जो है ऐसा कोई निरीक्षण और ट्रेनिंग नहीं दिया है किसी को जी। और इसके लिए देना चाहिए, ताकि जो है कुछ आदमी को जागरूक करने में सपोर्ट मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए और भ्रमित होते जा रहे हैं हम लोग। बहरहाल टीकाकरण की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में ये साफ है कि सरकार गरीबों और अशिक्षितों पर ध्यान नहीं दे रही है और उन्हें अंधकार में रखकर सरकारी सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस ओर सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज। तो जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ा, उसके बाद वैक्सीनेशन की बारी अब आई है और वैक्सीनेशन में जिस तरह से ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन जो गरीब तबका है, जो गांव में बस रहा है, आखिर एक बड़ी आबादी के बारे में सरकार ने क्यों नहीं सोचा? आज का मुद्दा हमारा यही है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अंशित पांडे, जो एक कवि भी हैं और पत्रकारिता से भी बहुत पुराना संबंध इनका रहा है। साथ ही हमारे साथ पत्रकार, युवा पत्रकार अनिल द्विवेदी भी हैं, जिनसे बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक न्यूज। सबसे पहले सतवत अब्बास जी, मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। संवेदनशीलता के इस दौर में जहां लाशें नदियों में बह रही है, हॉस्पिटल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो इलाज कराने के लिए जाती है वो भी सुरक्षित नहीं है। इलाज का जो व्यवस्था है, बेड के लिए लोग पैरवी करते हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बताते हैं कि हमारा फोन कॉल कोई डॉक्टर नहीं उठा रहा है। ऐसे परिस्थिति में जब मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, उस समय में डेमोक्रेटिक न्यूज आगे आया है। इसके लिए निश्चित रूप से आपके आभारी है। और आज का जो चर्चा है, वैक्सीनेशन आम लोगों तक कैसे उसकी सुलभ पहुंच हो, इस पर बात करने के लिए आपने हमें बुलाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और इस चर्चा में निश्चित रूप से जो कुछ भी निकल के आएगा, लगता है कि दर्शकों को इससे जरूर कुछ लाभ होगा। तो सबसे पहले अनिल भाई, आप ही के पास आना चाहेंगे हम, क्योंकि वैक्सीनेशन आप ग्राउंड पे काम भी कर रहे हैं और लगातार बहुत दिनों से करते आए हैं, तो ग्राउंड की स्थिति आप बेहतर जान रहे हैं। लोगों से आप मिलते रहते हैं, पंचायत लेवल से लेकर शहरी क्षेत्र तक आप लगातार काम कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते रहते हैं। तो जिस तरह से वैक्सीनेशन अभी रखी गई है कि वैक्सीनेशन ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, तो क्या सरकार एक बड़े तबके को यूं ही बिना वैक्सीनेशन के बढ़ता हुआ छोड़ देगी और आखिर उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, जो अभी तक की स्थिति है, उस स्थिति में लगता है कि सरकार का निर्णय कुछ हद तक वैक्सीनेशन के मामले में ठीक लगता है। कि सरकार ने कहा है कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको हम दिन देंगे और उसके हिसाब से उनका वैक्सीनेशन करेंगे। उनको लिस्ट में जगह दिया जाएगा और तारीख बताई जाएगी कि फलाने तारीख को जाकर आप सेंटर पर वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि जो आपने सवाल उठाया कि जो आम लोग, जो गांव में जाकर हम जिन गांव के बीच में लोगों के बीच में काम किए हैं, जैसे चमकी बुखार के दरमियान ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का मौका मिलता था, वहां हम देखते थे कि पूरे घर में एक छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल रहता था। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो देश में अच्छा खासा लोगों के पास मोबाइल का नंबर रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो ऐसे पढ़े लिखे, शिक्षित और अमीर घरों में है कि एक आदमी के पास दो दो मोबाइल है और उसमें एक मोबाइल में डबल सिम है, एक मोबाइल में सिंगल सिम है, और इस तरह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के रखा है। उनके बच्चों के पास है, उनकी पत्नी के पास है, उनके परिवार के पास है, तो इस तरह से एक घर में चार चार है। लेकिन अगर गांव की बात करें तो गांव में एंड्रॉयड मोबाइल की पहुंच इतनी आसान नहीं है, लोगों की वहां तक पहुंच, तो रजिस्ट्रेशन वो नहीं करा पाएंगे। लेकिन सरकार की जो अभी मजबूरी है, उस मजबूरी को भी हमें समझना पड़ेगा। सरकार के पास अभी वैक्सीन की कमी है। जो वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने कहा है कि हम वैक्सीन के उत्पादन के दर को बढ़ा रहे हैं, और जब तक नहीं बढ़ा रहे हैं, सरकार एक व्यवस्था कर रही है कि कैसे कम से कम लोग इसके लिए लाइन में आए, ताकि आपाधापी नहीं हो, मारा मारी नहीं हो, और लोगों के अंदर में डर का माहौल नहीं है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, क्या होगा, इस देश का क्या होगा, लोगों का क्या होगा। तो इस तरह का एक माहौल, एक भय पैदा नहीं हो,
हैफेजर्ड माहौल नहीं हो, इसके लिए सरकार ने कहा है कि अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उनको वैक्सीन पहले लॉट में दिया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि सरकार अलग अलग स्टेप में काम करे, जैसे पहले स्टेप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, दूसरे स्टेप में ये करेगी कि भाई स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और आप अपना कोई आईडी प्रूफ दिखाइए, वहां से आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए। उसके बाद दूसरे स्टेप में जब हो जाएगा तो फिर सरकार एक सर्वे के माध्यम से जब कौन कौन लोग छूटे हुए हैं उनको घर तक जाकर, इस बीच में जो वैक्सीन उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं उनको उत्पादन करने का समय मिलेगा और अच्छा खासा वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध होगा। लेकिन सवाल एक यह उठता है कि जो सरकारें अभी तक जो कोरोना का दौर पिछले 1 साल से मार्च से देखा जा रहा है कि व्यापक हमारे देश में रहा है, लोग मर रहे थे, सरकार ने लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगाने के पीछे की मंशा यह थी कि हमें समय मिलेगा तो हम एक व्यापक तैयारी कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे। लेकिन आप देखेंगे तो पिछले 1 सालों में कोई तैयारी नहीं। सरकार के जो फैसले हो रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर या चीज को लेकर, वो बिना किसी प्लानिंग के हो जा रहे हैं। जैसे पहले कहा गया कि 45 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा, अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को सारे लोगों को मिला नहीं, फिर 18 से 45 साल के लोगों को कह दिया गया। अब इसमें सरकार खुद भीड़ बढ़ा रही है और फिर सोच रही है कि जब हम रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन का प्रक्रिया रखें तो भीड़ कम रहेगी। तो सरकार को ये पहले लोगों को आश्वस्त करना होगा, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो एक्सपर्ट है, जो सलाह देते हैं, समझाते हैं, सरकार के पास अभी सही तरीके से कोई ब्लूप्रिंट नहीं है वैक्सीनेशन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए। तो सरकार को लोगों को बताना होगा कि हमारे पास जो वैक्सीनेशन का मामला है वो वैक्सीनेशन हमारे पास कम है, तो हम पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वो करा लेंगे, फिर हम दूसरे स्टेज में ये करेंगे, तो लोगों के अंदर में डर का माहौल कम होगा कि इस बीमारी से हम बचेंगे। दूसरी चीज है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, दूसरा एक दौर उनको करना होगा कि गाँव में टेस्टिंग करके लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि मामले हुए कि एक आप वैक्सीनेशन लिए और कोरोना पॉजिटिव हो गए, मतलब वैक्सीन की वजह से नहीं, किसी और के संपर्क में आए पॉजिटिव हुए, अब उसको जो है सो दूसरा वैक्सीन लेने के लिए एक लंबा गैप मिल जाता है। तो वो जो चेन टूटेगा तो उस स्थिति में क्या होगी, उसके अंदर में कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, कोई डॉक्टर बात करने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। तो सरकार को वो चेन तो बनाना ही होगा निश्चित रूप से, और उसके बाद वैक्सीन का कैसे इंतजाम करने जा रही है, उसका क्या प्लानिंग है, क्या ब्लूप्रिंट है, ये देशवासियों से उसको साझा करना होगा, क्योंकि पिछली तैयारियों से हमें सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो इससे सही तरीके से लागू कर पाएगी कि नहीं। सवाल मेरा ये था कि सरकार के पास 1 साल से ज्यादा, 1 साल के आसपास का समय मिला, तो सरकार को उसी समय ये सारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करवाना चाहिए था। व्यवस्था ठीक नहीं होती है, उसकी जगह पर जाकर चुनाव प्रचार किया जाता है, रैलियों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, नतीजा नदियों में लाशें तैर रही है, 2000 से ज्यादा लाशें। वैक्सीनेशन को लेकर अगर हम बात करें तो वैक्सीन जब थी तब विदेशों में सप्लाई कर दी गई, उसे बेच दिया गया। आज देश में हाहाकार मचा है, वैक्सीन देश में नहीं है। दूसरी ओर गरीबों को क्या इस वैक्सीन से दूर कर दिया जाएगा? क्या सरकार की नीति गरीबी हटाने की नहीं, गरीबों को हटाने की? अब्बास, कई स्तर पर समस्याएं हैं। जो पहला सवाल सरकार से पूछना चाहिए या जो हमारे समझने की जरूरत है वो ये है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है, आखिर वो चाहती क्या है। पहला सवाल तो यही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास लगभग पिछले 8-10 महीने का समय था। क्या कम से कम इतना नहीं किया जा सकता था कि हर राज्य में एक कोविड स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना लिया जाता, जिसमें कोविड को लेके जानकारियां, इलाज वगैरह सारा कुछ हो पाता? क्या एक ऐसी हर राज्य में ऐसी कमेटियां नहीं बनाई जा सकती थी जो खास तौर पर सिर्फ इसी काम को देखते? जिस तरह से जिस राष्ट्रीय कमेटी ने ये सलाह दी थी कि दूसरी वेव आ सकती है, उसके लिए तैयार होना चाहिए, उस समय 4 राज्यों में चुनाव कराए जाने जरूरी थे। ये कई सारे सवाल हैं, कई स्तरों पे सवाल हैं जो पूछने चाहिए। शेक्सपियर के एक नाटक से मुझे 2 उक्तियां याद आती हैं। हैमलेट नाम का एक नाटक है शेक्सपियर का, वहां एक जगह शेक्सपियर एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं देयर इज नो मेथड इन मैडनेस। अभी देश की कमोबेश यही हालत है, कोई मेथड नहीं है, सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आज एक जगह मैंने खबर देखी कि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास खासकर, ये डेटा भी नहीं है कि राज्यों में कितनी मौतें हुई हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारे पास राज्यों से डेटा नहीं पहुंचा। उसके बाद सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट, वैक्सीन्स को बाहर भेज देना, और जो सबसे जरूरी कि क्या शहरी जनता की जान
ग्रामीण जनता के मुकाबले ज्यादा कीमती है। कल मेरी रोहतास में एक मित्र से बात हो रही थी, उसके गांव में लगभग 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहां टेस्टिंग की भी अभी सही सुविधा नहीं है। हसन बाजार के पास उसका गांव है, वहां टेस्टिंग की भी सही सुविधा नहीं है। तो उनको जो खांसी हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, क्या वो कोविड है कि नहीं है, इसकी जांच, सही तरीके से दवाइयां वहां तक पहुंच पाए, ये सुविधा भी नहीं है। और कमोबेश देश भर में जो ग्रामीण हालात हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो हालात हैं, वो यही हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी बनता है, इसके लिए आपका शुक्रिया भी कहूंगा कि आप बहुत जरूरी सवाल उठा रहे हैं। क्या देश दो अलग अलग स्तरों पर जी रहा है? शहरी भारत कुछ और है और ग्रामीण भारत कुछ और है। क्या शहर के लोग जो मोबाइल चला सकते हैं, जो शिक्षित वर्ग है, उनके लिए सुविधाएं, उनके अधिकार, उनकी जरूरतें दूसरी हैं, और जो ग्रामीण लोग हैं उनके अधिकार और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दूसरी हैं। मुझको नहीं लगता कि ग्रामीण आबादी में से 70-80% लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाने में केपेबल हैं। ये जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या की भी जो बड़ा परसेंटेज है, वो उस वर्ग से आता है जो पिछड़े और अति पिछड़े लोग हैं, जो सवर्ण नहीं है। क्या उन तक सरकार नहीं पहुंचना चाहती है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार से पूछना चाहिए। नहीं तो, और नदी में जो लाशें आ रही हैं और जिस तरह से उनको छुपाने की, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ निंदनीय नहीं है, मेरी समझ कहती है कि ये क्रूर है। शेक्सपियर उसी नाटक में कहते हैं कि देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, वहां डेनमार्क की बात हो रही है। तो अभी ये कहने में कोई बहुत कोताही नहीं बरतनी चाहिए, हम लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहिए कि भारत में भी कुछ सड़ गया है। वो प्रायोरिटीज नहीं है, कालाबाजारी जो हो रही है, जमाखोरी जो हो रही है, रोज खबरें आ रही हैं। आसपास हम सुन रहे हैं कि 900,000 रुपए के इंजेक्शन 40-40 हजार में बेचे जा रहे हैं, बेड्स नहीं है। ये मतलब ऐसा क्या तंत्र है जहां लोग सांस नहीं ले सकते, जहां सांस नहीं ले पाने की वजह से लोग मर जा रहे हैं? इस तंत्र के लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी? ये जो सारी मौतें हैं, इसकी जिम्मेदारी हम किसके ऊपर डालेंगे? हम पत्रकार लोग सवाल कर सकते हैं। हालांकि ये भी बड़ा बुरा है कि इस पूरे तबके में से एक बहुत छोटा वर्ग है जो सही सवाल पूछ रहा है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि नहीं कहा जाएगा, इसको हत्याएं हैं, ये हत्याएं हैं, बिल्कुल ये हत्याएं हैं। और ये समझना पड़ेगा कि इसमें जड़ में सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। क्या एक पूंजीवादी सरकार जो काम करती है, क्या इसी तरह से काम करती है? मैं आज ही सोच रहा था कि ओबामा केयर के तर्ज पर आयुष्मान भारत जैसी एक योजना शुरू हुई थी, ताकि जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, वो एक साधारण नागरिक तक, एक जमीन पे एक आखिरी जो नागरिक है जिस तक तंत्र शायद उस तरह से नहीं पहुंच पाता है, वहां तक वो तंत्र पहुंच पाए, उसको लेके काफी प्रचार भी हुआ था। क्या कोविड का इलाज आयुष्मान भारत के साथ कनेक्ट करके नहीं किया जा सकता? क्या इस तरह का एक तंत्र डेवलप नहीं किया जा सकता कि आयुष्मान भारत जो एक बना बनाया एक सिस्टम है, उस सिस्टम में भी किसी तरह से कोविड के वैक्सीनेशन को और कोविड को लेके जो टेस्टिंग है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके? सच्चाई ये है कि हमारे पास अभी संसाधन नहीं है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट इमेज बिल्डिंग के चक्कर में पिछले साल हो चुका है, जब हम अपने नागरिकों को छोड़कर दूसरे देशों की तरफ सो कॉल्ड डिप्लोमेसी के चक्कर में उन वैक्सीन को बांट चुके हैं। इस समस्या इसकी वजह से ये अफरा तफरी है। मुझे कोई तंत्र नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कोई लोकतंत्र सामने नहीं दिखाई दे रहा। जब मैं बाजार में देख रहा हूं, मैं अस्पतालों के आसपास देख रहा हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ केओस नजर आ रहा है। ये केओस क्यों है? क्या ये केओस क्रिएट किया गया है? क्या ये केओस इसलिए नहीं क्रिएट हुआ है कि जो प्राथमिकताएं थी वो चुनाव की तरफ, वो कुंभ की तरफ और ऐसे मामलों की तरफ मुड़ी हुई थी? ये हम लोग उसी देश में हैं जहां टिफिन में किसका मांस है इसकी चर्चा नहीं होती, इसकी चर्चा हो जाती है, इसके चलते दंगे हो जाते हैं, और अभी लाशें नदी में बह रही हैं, रेत में गड़ी पाई जा रही हैं, और लाशों की हालत यह है कि वहां उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है। इतनी बुरी हालत है, और तब भी उस पर कोई हो हल्ला खा रहे हैं, इलाज का ये हाल है। हाँ, कोई हो हल्ला नहीं है। कालाबाजारी को लेके कोई हो हल्ला नहीं है। बहुत छोटा वर्ग है मीडिया का जो इसकी बात कर रहा है, और उसकी भी रीच कितनी है, उसकी रीच कैसे दबाई जा रही है, इसको लेकर भी सवाल मुझको लगता है हमारे जैसे पत्रकारों को पूछने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। ये जरूरी सवाल है अब्बास। अगर अमीरों को या शिक्षित वर्ग को ये वैक्सीन के लिए
उससे मतलब दिया जा रहा है वैक्सीन, कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वैक्सीन आपके पास तो मिल जाएगी, आपको दे दी जाएगी। तो क्या एक शिक्षित वर्ग और तो सरकार से सवाल पूछते हैं सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग, जो अशिक्षित है, गांव के हैं, उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। जो वोट मांगने आता है, जिनकी तरफ उनके गांव का रुख होता है, वो उधर वोटिंग कर देते हैं। तो एक बड़े वर्ग को, शिक्षित वर्ग को, अमीर वर्ग को सरकार अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि अंशित भाई बिल्कुल सही बोल रहे थे कि सरकार जो है सो पूंजीवादी सरकार है। क्योंकि इसकी मानसिकता या पिछले उठाए कदम को आप देखिएगा, जिस समय मजदूरों को अपने देश लौटा जाना था, उनसे किराया वसूला जा रहा था। लॉकडाउन फर्स्ट में जब वो बस से आ रहे थे, वो किराए की टिकट दिखा रहे थे, रसीद दिखा रहे थे। पहले लॉट में कई लोग किराया भर के दुगना किराया देकर वो आए थे अपने देश में। पीएम केयर फंड में देने के लिए करोड़ों रुपए रेलवे के पास थी, लेकिन जो अपने मजदूर जो अपने ही देश में किसी और हिस्से में काम कर रहे थे, उन्हें अपने घर वापस होना था, तो उन्हें प्रवासी मजदूर कहा गया और उनके साथ एक सौतेला व्यवहार करते से किराया वसूलने जैसा जघन्य अपराध किया गया। वही बात अगर आप पूंजीपतियों की करेंगे तो उसे जो है सो विदेश से हवाई जहाज भेजकर मंगाने की बात कहेंगे। आपने देखा होगा, आप तो खुद कवर करने के लिए सड़कों पर घूमते थे और मैं देखता था कि लोग पैदल चले आते थे, साइकिल पर चलाते हुए चले आते थे। मुझे कई लोग ऐसे मिले जो जम्मू कश्मीर से, कोचीन से, कहां से पैदल चले आए थे, रास्ते में लिफ्ट मांग के 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पहुंचाने के लिए ट्रक वाले उनसे 20-20 हजार रुपए लेते थे। जो मिक्सचर मशीन होता है जिसमें मसाला बनाया जाता है रोड का, उसमें लोग बैठ के आ रहे थे पूरी गर्मी में, मई जून के महीने में। सरकार ने वहां संवेदनशीलता नहीं दी, लेकिन जहां विदेश में पैसे फंसे हुए लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उन्हें हवाई जहाज भेज के, मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्हें नहीं मंगाया जाए, लेकिन जहां आप उन पूंजीपतियों के बारे में सोचते हैं, वहीं इस देश के गरीब जनता और आम इंसान के बारे में भी सोचिए। यहाँ समानता की बात हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में की गई है। हम भारत के लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और एक आम से आम इंसान जो समाज के अंतिम वर्ग का व्यक्ति है, उस तक सरकार की सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। वो इसमें दोहरा रवैया देखने को मिला। दूसरी बात, जो बीमारी फैलाई हुई उन्हीं पूंजीपतियों द्वारा ये बीमारी फैलाई दी गई थी, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग विदेश तो गए नहीं, तो आखिर ये बीमारी फैलाई किसने? वही इसी अमीरों ने फैलाई और उसका खामियाजा यहाँ के गरीब भुगत रहे। दूसरी चीज अंशित भाई की, मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार से सवाल पूछने का समय है और ऐसे समय में तमाम मतलब एक बड़ा वर्ग जो मीडिया का है, वो सरकार के चरण वंदना में लगा हुआ है। उसे सरकार से सवाल पूछना चाहिए और उसे यह जानना चाहिए कि क्यों इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। अभी के समय में जिस तरह से उन्होंने कोरोना के समय में किया, इलाज के मामले में आप देखें तो आयुष्मान भारत की चर्चा अंशित भाई ने की। आयुष्मान भारत के तहत आप कैसे गारंटी करेंगे कि कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक हो जाएगा? आप सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां अनाप शनाप पैसा लेगा। सरकारी रेट पर आप कहेंगे कि देखिए 3,000 रुपए में सिलेंडर को दूंगा, मार्केट में 80,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, 30,000 में मिल रहा है, 50,000 में मिल रहा है। कैसे इलाज हो पाएगा उनका? आप 5 लाख रुपए तक की आपने गारंटी कर दी, 18 लाख रुपए खर्च हो जा रहे हैं। महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आपने भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल के में एक दंपति के इलाज के बारे में आपने सुना होगा कि उनके पति का और उनकी माँ का इलाज चला, कैसे महिला हानि किया गया। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। सरकार ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर में जो लूट खसोट हो रहा है उसको सिस्टम चैनलाइज किया जा सके। सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कॉलिंग सेंटर नहीं बनाया है जहां से हम कॉल करके अपने शंका का समाधान कर सके, हम बता सके कि इस तरह की समस्याएं, हम कहाँ जाएं, हमारा इलाज हो सके। हम पॉजिटिव हो गए हैं, हमको किस तरह की दवाएं खानी चाहिए, हमको इस तरह की मतलब लक्षण महसूस हो रहे हैं, इलाज चल रहा था, दवा खा रहे थे और इसका मतलब उपचार के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर जब बात करता है या कोई एक्सपर्ट बात करता है तो लोगों के मन में सांत्वना होता है। तो ये तमाम तैयारियां जो की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। इसका खामियाजा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब जनता को ही भुगतना पड़ा, ये हम मीडिया कर्मियों को भी भुगतना पड़ा, तो फिल्म स्टार्स को भी भुगतना पड़ा और कई बीजेपी जो सत्ता में है उसके विधायक और सांसद के भी परिवार वाले इस कोरोना के गाल में समा गए।
तो ये समस्याएं आई हैं। अब इन तमाम चीजों से हमें यह डर लगता है कि सरकार जो सवाल पूछने की जो क्षमता है वो बौद्धिक वर्ग में ही होती है, वो पत्रकारों में ही होती है, वो शहरी वर्ग में ही होती है जो शिक्षित है या मोबाइल, ट्विटर, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं या सड़कों पर अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, उनके अंदर में क्षमता होती है। तो सरकार ने बड़ा अच्छा स्कीम लाया है कि आप जो है सो जाइए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए और इसके बाद वैक्सीन लीजिए। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर लोगों के पास एक तो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल है तो नेट का कनेक्शन नहीं है, सभी के रोजगार बंद है, सभी फैक्ट्रियां बंद है, सभी के काम धंधे बंद है। बिहार में आपको 11 बजे के बाद आप सड़क पर दिखेंगे तो 2000 रुपए का फाइन हो रहा है। एक ओला के ड्राइवर मुझे मिल गए थे आज सुबह में, मैंने उससे पूछा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी आमदनी हो रही थी? कहा कि क्या सर, दिन भर में 150 से 200 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया जो पहले 1000 रुपया कमाते थे वो 150 रुपया कमा रहे हैं, और 2000 रुपया का फाइन उन्होंने कल का मुझे रसीद दिखाया कि मैं 11 बजे के बाद 11:05 हो गया, मुझे 2000 का फाइन हो गया। तो लोगों की आमदनी खत्म हो गई है। तो वैसे स्थिति में नेट का रिचार्ज भी नहीं करा पा रहे हैं। नेट का रिचार्ज करा रहे हैं तो नेटवर्क का स्पीड नहीं है, नेटवर्क का स्पीड है तो उन्हें जो शेड्यूल मिलना चाहिए वो शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। शेड्यूल मिलता है, जाते हैं वहां तो लंबी लाइन लगी हुई है, वहां एक दूसरे से संक्रमित हो जाने की संभावनाएं है, वहां उस तरह से व्यवस्था नहीं है वैक्सीनेशन सेंटर पर। तो ये तमाम चीजें हैं, तो इसमें हमें शंका है कि अगर एक शिक्षित वर्ग के बहुसंख्यक लोग वैक्सीन पर गया तो सवाल पूछने वाला नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि पिछली सरकारों ने क्या किया, पोलियो आया, पोलियो का टीका घर घर जाके लोगों को दिया गया, मतलब अलग अलग बीमारियां जैसे जैसे आई उसका टीका लोगों के घर तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। मुफ्त टाइप का एक मैंने लाया गया कि मैं मुफ्त दे रहा हूँ, मुफ्त दे रहा हूँ, मुफ्त दे रहा हूँ। खैरात में आप बांट रहे हैं, ये तो हमारा जीने का अधिकार है, ये हमारा हक है, और हमारे टैक्स के पैसे से आप दे रहे थे। मुफ्त शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? वैक्सीन के मामले में मैं इस बात का कड़ा विरोध करना चाहूंगा कि हमारी सरकारें जो कहती है कि हम इस देश के नागरिकों को कोई चीज मुफ्त में दे रहे हैं तो इस शब्द का उपयोग ना करे। ये उनकी जिम्मेवारी है और हमारा अधिकार है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सरकार हमें वैक्सीन सुलभता से उपलब्ध कराए और इसका किसी प्रकार का शुल्क न ले। मुफ्त की बात ही वो छोड़ दे कि मैं मुफ्त उपलब्ध कराऊंगा। फलानी राज्य की सरकार कहती है कि मैंने मुफ्त करा दिया, मैंने मुफ्त करा दी, और जिस राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई वहां का क्या होगा? केंद्र सरकार की पूरी तरह से जिम्मेवारी। ये हमारी जो संघीय ढांचा है उस पर चोट का मामला पड़ता है कि अलग अलग राज्य अलग अलग निविदा निकाल रही है, टेंडर निकाला जा रहा है वैक्सीन के लिए, वैक्सीन की कमी हो गई, केंद्र सरकार पूरी तरह से उपलब्ध नहीं करा पाई और कहा जा रहा है कि राज्य अपने स्तर से खरीदे। अब टेंडर निकाला जा रहा है, अब कोई राज्य कहेगा कि नहीं हम ज्यादा पैसा देंगे, आप हमको पहले वैक्सीन उपलब्ध करा दें। कोई राज्य कहेगा कि नहीं जितना मार्केट प्राइस है उतना ही में हम वैक्सीन। ये जिम्मेवारी पड़ती थी कि केंद्र सरकार को खरीदना चाहिए था और कहना चाहिए था कि राज्य सरकारी इतना अंश हमें दे दे और इतना अंश केंद्र सरकार का रहेगा और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, आप तमाम नागरिकों को उपलब्ध कराएं। तो सरकार ने ये भी नहीं किया। तो इन तमाम खामियों से जो खामियां दिखाई दे रही है कि संघीय ढांचा पर चोट पहुंच रहा है, लोगों के पास वैक्सीन के लिए जब वैक्सीनेशन सेंटर पर सही व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सब लोग रजिस्ट्रेशन करा नहीं पाएंगे, तो सरकार को एक ब्लूप्रिंट हम लोगों के सामने, तमाम मीडिया कर्मियों और देशवासियों के सामने में रखना चाहिए कि हम किस तरीके से एक एक लोगों तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। दूसरी चीज मुफ्त नहीं, ये जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि ये वैक्सीन जो है सो आपका अधिकार है और हमारा दायित्व है, इसलिए इसे आप आए और ले। इसके दूसरी चीज है कि गांव में अफवाह फैलाया है कि वैक्सीन लेंगे नपुंसक हो जाएंगे, वैक्सीन लेंगे आप बीमार हो जाएंगे, वैक्सीन लेंगे आप कोरोना ग्रसित होंगे। इनके लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है? जैसे शौचालय निर्माण के लिए मेरा सुझाव है, सरकार को आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा, इस शौचालय निर्माण के लिए गाँव में स्वच्छाग्रही की नियुक्ति की गई थी, उसी तरह से वैक्सीन दिलाने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए गांव स्तर पर लोगों को जोड़ने की जरूरत है। यह एक महामारी है, जब देश बचेगा, जब लोग बचेंगे, तभी यह सरकार बचेगी, तभी आप मतलब चीजें बचेगी। इसलिए सरकार को संवेदनशीलता से सोचना होगा और हम लोगों को अपनी आवाज को लगातार बुलंद बनाए रखना होगा। और आप जैसे मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के सवालों को लगातार, इन सवालों पर डिबेट कराया जाना चाहिए, जिससे कि लोग भी समझ सके कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है और उनको सरकार से क्या मांगना चाहिए, क्या लेना चाहिए। रंजीत भाई, जिस तरह से सरकारी रवैया, तानाशाही रवैया या सत्ता के नशे में चूर वाला रवैया खामियाजा जनता भुगत रही है, तस्वीरें विचलित करने वाली देश के सामने आ रही, क्या कहना चाहेंगे?
पहले तो अनिल भाई की बात में एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे संघीय ढांचे पर चोट की बात अनिल भाई कर रहे हैं, उसी तरह से संविधान जो हमें समानता का अधिकार देता है, इस तरह के एक मिसमैनेजमेंट की वजह से वो समानता का अधिकार भी खतरे में पड़ जाता है। और मुझको लगता है कि इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि शहरी और ग्रामीण, उससे ज्यादा ये वर्ग समस्या है। शहर में भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो शायद गांव से जाके भी शहर में रहती है, जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि उनके पास उस तरह का फोन है। जैसे उस वर्ग के लोग जिसका उदाहरण अनिल जी दे रहे हैं, जैसे ओला ड्राइवर्स हो गए, रिक्शा वाले हो गए, या जो स्लम एरियाज हैं, क्या वहां जागरूकता है? वहां भी भ्रम फैला हुआ है। मुझको लगता है ये जो शहरी प्रेफरेंस जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि उस जनता को, शिक्षित जनता को तवज्जो देने की जो बात हम लोग कर रहे हैं, इसके पीछे एक और कारण समझ में आता है। देश का जो डिस्कोर्स है, देश में जो डिबेट होगा, उस डिबेट की दिशा का निर्धारण यही शहरी जनता करती है। उसमें सिर्फ शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग नहीं आते हैं, सिर्फ वो भी आते हैं। और जो छवि चमकाने की बात है, सरकार जो है वो छवियों की सरकार है। अगर हम पिछले कुछ सालों में सरकार की सारी बड़ी पॉलिसीज के बारे में सोचे तो हमें समझ में आएगा कि उनमें किसी भी पॉलिसी में छवि चमकाने से ज्यादा और वायदों के अलावा कुछ बहुत मेजर काम नहीं हुआ है। अभी भी जो सरकार की प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता शायद कोरोना से लड़ने की नहीं है। वो प्राथमिकता ये है कि इन सभी वजहों से, और ये जो महामारी फैली है, लोगों की जो मौतें हो रही हैं, इससे जो सरकार की छवि खराब हुई है, उस छवि को कैसे वापस धोया पोंछा जाए, चमकाया जाए, उसकी कोशिश में सरकार ज्यादा लगी नजर आती है। और इसीलिए शायद उसकी नीयत पर हम सभी लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है। ये एक अजीब तरह की स्थिति है। ये ऐसी स्थिति भारत में शायद पहले नहीं देखी गई है। मेरे हिसाब से उपाय जो है वो केरल का जो ढांचा है, स्वास्थ्य का जो ढांचा है, वहां हेल्थ सर्विसेज का जो ढांचा है, एक सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट का जो ढांचा होता है, उस तरह का ढांचा है, होना चाहिए। इस तरह की विषम परिस्थिति में चाहिए कि आप अपना हेल्थ बजट बड़ा करें, चाहिए कि आप अपना एजुकेशन बजट बड़ा करें, चाहिए कि आप देखें कि आपके देश में जो रोजगार की समस्या पैदा हो गई है मूवमेंट के रुकने से और अन्य वजहों से भी, बाजार के नीचे चले जाने से, और जो बाकी सारी आर्थिक समस्याएं उन वजहों से, उनको लेकर क्या करना है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता क्या है कि आप सेंट्रल विस्टा बनाएं, आपकी छवि बनी रहे, इसलिए उसके बाहर ये बोर्ड लगा दें, बैरिकेड्स लगा दें कि यहाँ तस्वीरें नहीं लेनी है। शमशान में लाशें जलें तो उसके चारों बगल शामियाने तने हो, ताकि शमशान के अंदर कितनी लाशें चल रही हैं इसकी गिनती आम जन तक ना पहुंचे। और रेत में लाशें गाड़ दी जाएं, नदी में लाशें बहा दी जाएं। ये प्राथमिकता है सरकारों की, ये केंद्र सरकार की, और देश में जो विभिन्न राज्य हैं, कई राज्यों में यही हो रहा है। हमें दो मॉडलों से सीखना चाहिए। अगर हमें सही में सुधार करना है स्थिति में, तो दो मॉडलों से सीखना चाहिए। एक केरल का उदाहरण हमारे सामने है, जहां संक्रमण तो तेजी से फैला लेकिन मृत्यु दर काफी कम रही, टेस्टिंग काफी ज्यादा हुई, टेस्टिंग के आंकड़े भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा महाराष्ट्र है, जिससे हम लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन फिर यह है कि महाराष्ट्र एक अमीर राज्य है। जिस समस्या की तरफ अनिल जी का इशारा है, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसका मतलब होगा कि महाराष्ट्र के नागरिक की जान ज्यादा कीमती है बनिस्बत की नागालैंड, असम, बिहार, झारखंड जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के। फिर इन राज्यों में भी, मान लीजिए मध्य प्रदेश का उदाहरण उठाएं या छत्तीसगढ़ का उदाहरण उठाएं, तो जो ग्रामीण, पहाड़ी, आदिवासी क्षेत्र है, उनकी जान ज्यादा सस्ती है। वहां तो टेस्टिंग ही नहीं है। वैक्सीन की बात तो आगे होगी। अच्छा, वैक्सीन को लेकर जो इतने भ्रम फैले हुए हैं, इतनी जगह से इतनी रिपोर्टें आ रही हैं, कुछ केसेस भी आ रहे हैं, जैसे अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ा कि काफी मौतें हुई वहां। उस वैक्सीन और इस वैक्सीन में क्या फर्क है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड की टेस्टिंग प्रक्रिया क्या रही, उसके आंकड़े क्या हैं, ये कुछ जनता के सामने नहीं। तो ऐसे में तो भ्रम की स्थिति बनेगी। ऐसे में तो जनता जो है वो अफवाहों पर ज्यादा ध्यान देंगी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये बातें खोली जाए? ये किसकी जिम्मेदारी है कि मृत्यु दर नीचे है? ये किसकी जिम्मेदारी है कि कम से कम देश की जनता को सही आंकड़े पता हो? हमें तो सही आंकड़े भी पता नहीं है। हम अनुमान लगाते हैं कि अच्छा, आज अखबार में इतने केसेस हैं, इसका मतलब असल में इसके 5 गुना केसेस और हो सकते हैं। अगर 1,00,000 आदमी मरे हैं तो दरअसल 5 लाख लोग मरे हैं, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। डॉक्टर परसेंटेज जोड़ रहे हैं।
तो जब तंत्र है, जब वोट लेने के लिए असम और बंगाल जैसे राज्यों में एक आदमी का वोट लेने के लिए जब तंत्र नदी पार करके, पहाड़ पार करके पहुंच सकता है, तो क्या आदमी की जान बचाने के लिए नहीं पहुंच सकता? ये सवाल किससे पूछा जाए? बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने है। सो वोट लेने के लिए जब वहां तक पहुंचा जा सकता है तो वैक्सीन देने के लिए क्यों नहीं? ये पूछ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ अब्बास, अगर मैंने ठीक से सुना। 2024 से 25 में बरगला दिया जाएगा। 24 और 25 के चुनाव में क्या जनता को फिर धर्म और जाति के आधार पर बरगला दिया जाएगा? देखिए, अभी के समय में चुनाव हो तो निश्चित और उन्हें जागरूक कैसे किया जाए? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अभी के समय में अगर चुनाव हो तो निश्चित रूप से वो मुद्दे हावी रहेंगे। सरकारें भी ये जानती है, पूंजीपति भी इस देश का जानता है कि यहाँ पर लोग सेंटिमेंट के आधार पर चुनाव में वोट करते हैं। अभी वर्तमान समय में जब अपने लोगों की लाशें गिर रही है, लोग द्रवित हैं, उनका करुण रुदन आप स्पष्ट सुन सकते हैं। लाशें जब सड़कों पर हैं, नदियों में बह रही है, रेत में गाड़े जा रहे हैं, तो जो सत्ता समर्थक लोग हैं वो सोशल मीडिया पर चुप्पी साध के बैठे हुए हैं और वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी जब आप सवाल करें, पहले वही सवाल करते तो आप देशद्रोही, एंटी नेशनलिस्ट कहे जाते और मतलब विकास विरोधी पत्रकार करार दिए जाते। लेकिन आज के जब समय में सवाल पूछ रहे हैं तो वही लोग, एक मैं ट्विटर पर ट्वीट देख रहा था कि एक व्यक्ति जो अपने आप को लिखता था कि मुझे नरेंद्र मोदी और अमित शाह फॉलो करते हैं, वो व्यक्ति ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर मर गया, उसे है सो सुविधाएं नहीं मिली। तो अभी के समय में चुनाव हो तो जनता निश्चित रूप से इस मुद्दे के आधार पर वोट करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, आपने देखा होगा कि नोटबंदी हुआ, कैसे लोग परेशान हुए और जो नोटबंदी के फायदे गिनाए गए थे उसमें से एक भी चीजें निकल कर लोगों के सामने में नहीं आई। नोटबंदी का मामला जिस समय हुआ, लोग परेशान हुए, रोजगार गया, व्यवसाय गया और उनकी आमदनी गई। उस समय लोगों ने विरोध किया और एक दूसरे को आपस में चर्चा करते थे नोटबंदी का क्या फायदा। लेकिन चुनाव के बाद जब गैपिंग मिल गया, इस बीच में लोग अपने दर्द को भुला गए। जीएसटी हुआ, जीएसटी के माध्यम से लोगों का व्यापार में कितना नुकसान हुआ। जो व्यापारी कपड़े की दुकान में जाए, कहीं भी जाए, जो भीड़ लगी रहती थी और लोग मतलब उनकी आमदनी होती थी, जो आप इनसे बात करें, जो रियल एस्टेट वाले काम करने वाले लोग हैं उनसे बात करें, सबकी आमदनी लगभग खत्म पर है। इसके बावजूद लोग सरकार के वोटिंग के बीच में गैपिंग मिला, लोग उस दर्द को भूल गए और उस समय के जो त्वरित मुद्दे थे वो मुद्दे हावी रहे, उस मुद्दे के आधार पर वोट किया। तो जो 2024 का मुद्दा, 2024 और 25 के लोकसभा चुनाव की जो आपने बात कही, उस समय मामला बनता है कि जो हमारे देश का विपक्ष है और जो मीडिया है वो सरकार की कोरोना को लेकर जो देश की जनता के साथ हुआ, उसके बाद भी 2020 में चुनाव होता है और फिर से नीतीश कुमार आ जाते हैं। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तुरंत सवाल होता था, महीने 2 महीने बीते थे फिर भी जनता भूल गई। जी, 2024 तक जो का समय है उसमें एक लंबा समय है और इस बीच में अगर इस सरकार ने धीरे बहुत हद तक सरकार या लोग अपने से मार्केट में कल के डेट में पैसे से वैक्सीन मिलने लगेगा। लोग 2-2 5 जैसे रेमडेसिविर आज 40,000 में खरीद के ला रहे हैं, जो लोग मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर 30,000 में खरीद के ला रहे हैं, वो वैक्सीन भी 10,000 में खरीद के लगवा लेंगे। तो इस तरह से जब लोग अपने से अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना इलाज कर लेंगे, अपने से वैक्सीन लगवा लेंगे, अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे, भगवान इस तरह से जी लेंगे, तो वो इस दर्द को भूल जाएंगे। इस दर्द को याद दिलाना विपक्ष और मीडिया का काम है। अब विपक्ष कितने बेहतर तरीके से इसको लोगों के बीच में ले जा सकेगी, आम जनता को जागरूक कर सकेगी कि उस समय आपके साथ में क्या हुआ था और आपकी सरकार से क्या होना चाहिए था, इन परिस्थितियों का जिम्मेवार कौन है, ये जब तक विपक्ष और मीडिया बेहतर तरीके से लोगों को नहीं समझाएगा, लोग फिर से उसी झांसे में आ जाएंगे। इसमें लोगों की गलती नहीं है, आम जनता की गलती नहीं है, ये गलती हमारी है, ये इस देश के बुद्धिजीवियों की है, ये उन फिल्म स्टार्स की है जो अपनी माथे के रिखाए दिखाकर कहते हैं कि आज की हेडलाइन ये है। ठीक है, ये उनकी गलती है, ये विपक्ष की गलती है। और जो इसके बाद मतलब मोदी नहीं तो कौन के जगह पर जो आना चाहते हैं उनकी गलती है कि उन्होंने इस मुद्दे को जनता के दिमाग में ठीक से बीजारोपित नहीं किया। इसके वजह से हो सकता है कि इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में, अगर वो सही तरीके से करे तो आने वाले चुनाव में उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा और सरकार सिर्फ एक सिंगल मुद्दे पर दोबारा चुनाव हार सकती है। लेकिन ये भविष्य के गर्त में है कि बाकी लोग कैसे करते हैं। और अभी जो मीडिया का जो
कार्यशैली है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो भविष्य में उनसे बहुत कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। जो एक मुख्य वर्ग की मीडिया है उससे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों का। अंकित पांडे हमारे साथ जुड़े थे और अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ थे, पत्रकार हैं। तो जिस तरह से हमारे साथ जुड़े थे पत्रकार और कवि भी हैं अंकित पांडे, वो हमारे साथ जुड़े थे, और साथ में पत्रकार दी पीपुल वॉइस के पत्रकार अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि आखिर वैक्सीनेशन को लेकर जो सरकार का प्लान है वो किस हद तक सही है। क्या एक बड़े तबके को जो गांव में बसता है उसे वैक्सीन से दूर कर दिया जाएगा? क्या सरकार गरीबी की जगह गरीबों को हटाने पर उतारू हो गई है? और क्या सरकार के पास जो समय बचा था, 1 साल का समय था पिछले कोरोना से लेकर इस कोरोना काल तक, पहले से पता था कि इसकी दूसरी लहर आने वाली है, तो सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? जो लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, जो लोग इलाज के अभाव में मर गए, उनकी हत्याएं हुई हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है और ये किसकी जिम्मेदारी है, ये तय कौन करेगा? कौन आगे आकर कहेगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? सरकार को ये तय करना चाहिए। साथ ही लोगों को जागरूक होने का समय आ गया है, तो आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ छलावा हो रहा है। तो यह गलती आने वाले चुनाव में मत कीजिएगा। वैसे 2020 में लोग भूल गए थे, जो प्रवासी मजदूर पैदल चलकर दूसरे प्रदेशों से बिहार लौटे थे, जो दर्द झेलकर वो वापस आए थे, भूखे थे, खाने के लिए पैसा नहीं था, बहुत तरह की समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ी, लेकिन 2020 के ही चुनाव में वो भूल गए कि नीतीश कुमार ने उन्हें किस तरह से छोड़ दिया था। तो क्या 2024 में भी यही होगा? क्या जनता धर्म और जात के मुद्दे पर इतना बढ़ जाएगी कि फिर से वैसे ही लोगों को सत्ता में बैठा दिया जाएगा, जो उनको ऐसे ही नोच खाएंगे, जो उनकी और उनके परिजनों की हत्या कर देंगे? और हत्या हुई है, 2000 लाशें आखिर नदी में जो बह रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? शमशान घाटों में जो भीड़ें लगी हुई हैं दाह संस्कार के लिए, कब्रिस्तानों में जो भीड़ें लगी हुई हैं दाह संस्कार के लिए, आखिर अंतिम संस्कार के लिए, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा? तो जनता को जागने का समय है, जाग जाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी और तब तक आपके जागने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने अधिकार को समझिए, लोकतंत्र देश में आपका अधिकार क्या है वो सिखाइए, सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से मुफ्त देने की बातें सरकार कर रही है, तो सरकार अपना अधिकार अपनी जनता को दे रही है, जनता का वो अधिकार है। सरकार इस भ्रम में न रहे कि वो जनता की मालिक हो गई है, मालिक अभी भी लोकतंत्र में जनता ही है। तो जनता को मालिकाना व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जनता अब दब्बू हो गई है, वो दब कर रहने लगी है और अपना अधिकार भूल गई है, जिसका फायदा सत्ताधारी उठा रहे हैं और गिद्धों की तरह जनता को नोचा जा रहा है। तस्वीरें सामने हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, अलग अलग मीडिया हाउसेस उसे चला भी रहा है, दिखा भी रहा है, लेकिन अब तक जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्या जनता फिर से भूल जाएगी और 2024 के चुनाव में फिर से उन्हीं लोगों को सत्ता पर बैठा दिया जाएगा और वो ऐसे ही उन्हें नोचते रहेंगे अगले 5 सालों तक? तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज़। नमस्कार।